हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य कहते किसको हैं? वाक्य की परिभाषा देखने पर हमें पता चलता है कि जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट कर सके वही वाक्य है। यानी कि जो भी शब्द हमें किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में, उस वाक्य से हमें क्या पता चलता है, उस वाक्य में हमें क्या बताया जा रहा है, ये सभी चीज़ें जो वाक्य हमें बताता है वही सही वाक्य होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाक्य में विभिन्न पदों का परस्पर मेल होना आवश्यक है। यानी कि जो वाक्य होता है, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है? वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, कर्म के बाद क्रिया होती है और क्रिया के लास्ट में सहायक क्रिया, क्रिया के बाद भी सहायक क्रिया होती है जो वाक्य को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, तो ये वाक्य की परिभाषा हो गया कि जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट कर सके वही वाक्य है। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? अगर हम उद्देश्य को देखें तो उद्देश्य को देखने पे हमें पता चलता है कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य है। यानी कि वाक्य जो होता है, वाक्य में जो पूरा सेंटेंस रहता है, पूरा वाक्य रहता है, उसमें जिस चीज़ के बारे में बताया जाता है, जिस कर्ता के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, वह हमारा क्या हो जाता है? उद्देश्य होता है। तो यानी कि उदाहरण हम देखें, मदर टेरेसा ने अपने जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा ने, तो इसमें अपना जीवन जन सेवा में समर्पित कर दिया। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य क्या होगा? मदर टेरेसा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है विधेय। तो विधेय को हम देखते हैं। विधेय के पहले हम एक चीज़ उद्देश्य के बारे में और जानेंगे। क्या जानेंगे? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? तो उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। ठीक, यानी कि जो उद्देश्य हमारा रहता है उसकी जो शब्द विशेषता बताते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। ठीक, जैसे दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया, किसने समर्पित कर दिया? दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने। ठीक है, तो दया की मूर्ति मदर टेरेसा में, इसमें मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी हैं? दया की मूर्ति हैं। तो इसमें कर्ता जो है, उद्देश्य जो है, उसकी विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? दया की मूर्ति। तो यहाँ पे जो उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार दया की मूर्ति है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा आता है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय जो है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से जानें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी वाक्य रहता है, वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो भी चीज़ें हमारी शेष बचती हैं वो क्या हो जाती हैं? विधेय होती हैं, या फिर हम उसे विधेय कहते हैं। ठीक, उदाहरण, अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। इसके पहले का जो हमारा उदाहरण था कि दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो इसमें उद्देश्य क्या था हमारा? दया की मूर्ति मदर टेरेसा। ठीक, तो मदर टेरेसा यहाँ तक तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया।
और बाकी की जो भी चीज़ें बचती हैं अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें विधेय का विस्तार। तो विधेय का विस्तार किसे कहते हैं? आगे हमारा है, हम बता रहे थे आपको विधेय का विस्तार। तो विधेय का विस्तार किसे कहते हैं? तो विधेय का विस्तार यानी कि विधेय में विशेषण, क्रिया विशेषण या कर्म को जोड़कर जो विधेय का विस्तार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो अपना, ये क्या है? अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया, तो ये विधेय है। विधेय में विशेषण शब्द क्या है? कौन बताएगा? विशेषण शब्द समस्त है, क्योंकि समस्त जन जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो समस्त जन जीवन को समर्पित कर दिया, तो यहाँ समस्त क्या है? जीवन संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि जो जीवन है, जन जीवन है, वो कैसा है? समस्त है। ठीक, तो समस्त जन जीवन को समर्पित कर दिया, तो इसमें समस्त विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है? जीवन संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। तो वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे हम लोग देखते हैं, तो अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा आज्ञावाचक, छठवां इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। ठीक, अब इसमें हम पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी तथ्य को प्रकट किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी वाक्य की जो स्थिति रहती है वह जिस मूल स्थिति में रहता है उस स्थिति को वह दर्शाता है, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो विधानवाचक जैसे घर के चारों ओर लगे गुलमोहर और अशोक के वृक्ष मनमोहक हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो घर के चारों ओर गुलमोहर और अशोक के वृक्ष हैं वो कैसे हैं? मनमोहक हैं। उनकी स्थिति, इन वृक्षों की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनको सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि इसमें न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस वाक्य में नकारात्मकता का हमें बोध होता है, नकारात्मकता का हमें पता चलता है, वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे फूल मत तोड़ो, तो यहाँ पर मत शब्द है, यानी इसमें क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। अभी न जाना जाओ, अभी न जाओ, तो न शब्द से क्या पता चल रहा है? कि इसमें निषेधात्मकता का भाव है। ठीक, तो इस प्रकार निषेधात्मक वाचक वाक्य ये कहलाएगा। आगे हम लोगों का है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का होना भी आवश्यक है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें या फिर इसकी परिभाषा के जरिए हम अगर हम देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं या फिर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जिनका उत्तर हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, और एक ऐसे वाक्य जिनका हम उत्तर हाँ नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि उसके लिए हमें किसी शब्द का होना या फिर शब्द में उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक, और इनको
जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग न करें तो वो क्या होगा, तब ये प्रश्नवाचक वाक्य अधूरा होगा। ठीक है, जैसे क्या आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो इसका उत्तर हम हाँ या फिर नहीं में दे सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप बाहर घूमने कहाँ जा रहे हैं, या फिर आप कहाँ बाहर घूमने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें स्थान का नाम बताना होगा, इंडिकेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट हो वहाँ पर क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। यानी जिन शब्दों से या फिर जिन वाक्यों से हमें हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का भाव हम दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकें, वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। इसमें विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आगे हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, विनय, अनुरोध का भाव हो वहाँ पर क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है कि अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आइए बैठिए, यहाँ पर हम विनय कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आइए और बैठ जाइए। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट हमारा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो वहाँ पर इच्छावाचक शब्द होता है। यानी जिस वाक्य में जो वक्ता रहता है, जो बोलने वाला रहता है, जो उद्देश्य जो करता रहता है, उसकी इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि की भावना का अगर हमें पता चलता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट हमारा है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य यानी जिस वाक्य में संदेह की संभावना हो, संदेह, आशंका, शायद शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य के होने या ना होने की संभावना रहती है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें अधिकतर संभवतः शायद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद वह रात को लौटेगा, हमें इतना तो पता है कि वह रात में लौटेगा, लेकिन लौट भी सकता है और नहीं भी। अगर कुछ हुआ तो नहीं भी लौटेगा, लेकिन पूरी शंका है, हमें पूरा विश्वास है कि वह लौट जाए। संभवतः वह नहीं आएगी, हमें यहाँ पर इतना तो है कि हाँ वो आएगी, हमें इतना पता है कि वह आएगी, लेकिन उसमें कुछ नकारात्मकता का भी भाव है कि शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वह न आए। तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। आगे हमारा है संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है। यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि ध्यान दिया होता तो यह हाल न होता। यानी कि ध्यान देने की बात कर रहा है कि यह ऐसा हाल आपका नहीं होता। कब नहीं होता, जब आप ध्यान देते। ठीक है, यदि राकेश आ जाता तो सुरेश को घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर राकेश आ जाता है तो राकेश के आ जाने पर क्या होता, सुरेश को घर जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो दूसरा वाक्य है वो किस पर आश्रित है, पहले वाक्य पर आश्रित है। तो यहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रचना के आधार पर वाक्य।
रचना के आधार पर वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य। सरल वाक्य का कोई भेद नहीं है, लेकिन जटिल वाक्य के दो भेद हैं। पहला कौन सा है? संयुक्त वाक्य, और दूसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे हमारे विद्यालय में कल कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ। हमारे विद्यालय में ये एक कर्ता है, उद्घाटन हुआ एक मुख्य क्रिया है, और कल कंप्यूटर सेंटर का, तो ये हमारा कर्म हो गया। यानी एक उद्देश्य, एक कर्म और एक मुख्य क्रिया होती है। तो जहाँ पर ये तीनों एक ही होते हैं, एक एक होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट हमारा है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? उपवाक्यों के प्रकार के आधार पर इनके दो भेद बताए गए हैं। पहला तो ये कह रहा है इसमें कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वहाँ पर जटिल वाक्य होता है, और उपवाक्य के प्रकार के आधार पर इनके दो भेद होते हैं। पहला होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य बनाने का क्या नियम होता है, और दूसरा जो होता है वो मिश्र वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, सभी उपवाक्य का स्तर भी बराबर होता है। ये उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों में अगर दोनों को अलग वाक्य कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। लेकिन इनको जब जोड़ा जाता है, जोड़ने पर ये किन वाक्यों से, किन योजक चिन्हों से जुड़ते हैं, किन योजक शब्दों से जुड़ते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक से ये जुड़ते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, न, इन शब्दों से, ये देखिए यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये जितने भी शब्द हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक हैं। जो संयुक्त वाक्य होता है ये इन्हीं शब्दों से जुड़ते हैं। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो शेष सभी वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। वे पहले जो स्वतंत्र प्रधान वाक्य होता है उन पर वह आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और इन्हें जोड़ने के लिए हम व्यधिकरण योजक चिन्हों को या फिर व्यधिकरण योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये हमारे हैं क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अर्थात, मानो, जब, यहाँ तक। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं? व्यधिकरण योजक चिन्ह होते हैं। यानी कि इनमें एक जो वाक्य रहता है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है या फिर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के बाद हमारा है वाक्य परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं कि रूपांतरण या फिर रचनांतरण। ओके, आगे हमारा है विधानवाचक से प्रश्नवाचक। ये तो हमारे आसानी से बन जाते हैं। जिस वाक्य में कहा जाता है कि आप इसमें परिवर्तित करिए, उनका रूल आप फॉलो करेंगे तो इसमें आपका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे विधानवाचक पावनी कलाकार है, अगर इसे हम बोलें कि प्रश्नवाचक में परिवर्तित करिए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्या पावनी कलाकार है। ठीक है, अगर इसे हम बोले नकारात्मक या फिर निषेधवाचक वाक्य में तो क्या हो जाएगा? पावनी कलाकार
नहीं है। इसी प्रकार से हमें जिस चीज़ में ये बनाना हो, जिस वाक्य में परिवर्तित करना हो, हम इसे परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सरल वाक्य से संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य में परिवर्तन, मिश्र वाक्य से सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य से सरल या फिर मिश्र वाक्य में परिवर्तन। इसको बनाने का, इसको परिवर्तित करने का नियम ये होता है कि जो भी चीज़ें रहती हैं, सरल वाक्य का जो नियम रहता है उसे हमें फॉलो करना होगा। संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य में पहले रहता है कि इसमें एक कर्ता, एक उद्देश्य, एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होना चाहिए। उसके आधार पे हम बना लेते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या रहता है? संयुक्त वाक्य में हमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों का प्रयोग करना होता है और उसके आधार पे हम दो वाक्यों को एक में जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हें जोड़ने के लिए हम व्यधिकरण योजकों का प्रयोग करते हैं और इसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य में आश्रित कर देते हैं या फिर उस पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से हमारा मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य बन जाता है। एक उदाहरण हम लोग लेकर समझते हैं। जैसे सरल वाक्य है, सरल वाक्य में हमारा लावण्या कार्यक्रम प्रस्तुत करने चीन गई थी। इसे अगर हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना हो तो हम किस में प्रयुक्त कर लेंगे? इसलिए इसमें जोड़ा जाएगा कि लावण्या को कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, इसलिए वह चीन गई थी। अगर इसे ही हमें मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना हो तब तो इसका हमें वाक्य परिवर्तन करना होगा कि लावण्या तब चीन गई थी जब उसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे सारे वाक्य परिवर्तन हम कर सकेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।